जय माता दी, जय माँ काली। कैसे हो आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल काली माँ की बेटी में, जहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि मैं काली माँ की सेवा में कैसे आई, मैंने काली माँ को कैसे पाया, कैसे काली माँ ने मुझ पर कृपा करी, क्या क्या माँ ने मेरी परीक्षाएं ली, कैसे कैसे माँ ने मेरा साथ दिया, कैसे कैसे लोगों से मिलाया, कैसे कैसे ज़िंदगी में पड़ाव आए और कैसे माँ उन उन सारे पड़ाव से, सारी परीक्षाओं से माँ ऐसे हाथ पकड़ के लेके आई। और मेरी स्टोरी बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि जो भी बच्चे माँ काली की सेवा में है, मैंने कल ही एक आज के वीडियो पे कमेंट देखा था या कल के वीडियो पे कमेंट देखा था शायद, अ, काली माँ की बेटी इसी चैनल के वीडियो पे कमेंट था कि मैंने जब से काली माँ की पूजा शुरू की है मेरा सब कुछ खत्म होता जा रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ कि अब मैं काली माँ की पूजा करना छोड़ दूँ या मेरे से कहीं गलती हो रही है। तो जो भी बच्चे काली माँ की सेवा में जाते हैं, माँ जब उनकी परीक्षा लेती है तो बच्चे बहुत डर जाते हैं। उनको लगता है कि शायद हमसे कोई गलती हो गई है, शायद माँ हमारी इतनी परीक्षा ले रही है, क्यों हमसे सब कुछ हमारा छूटता जा रहा है। तो मेरी स्टोरी बताने का मतलब फेम पाना नहीं है। मेरी स्टोरी बताने का मतलब ये है कि जो भी भक्त काली माँ से नए नए जुड़े हैं, जो भी साधक काली माँ से नए नए जुड़े हैं, वो मेरे अनुभवों से जान पाए कि माँ कैसे परीक्षा लेती है, कैसे कैसे लोगों के आईने दिखा देती है, चेहरे दिखा देती है, और कैसे आप लोगों को वो एक कोयले से सोना, सोने से हीरा कोहिनूर बना देती है। तो मेरी स्टोरी बताने का सीधा सीधा मतलब यही है, आप माँ काली से जुड़ पाएँ, माँ काली की लीला को समझ पाएँ। वैसे तो माँ काली की लीला को समझ पाना एक आम इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन कोशिश अपने अनुभव आपके संग शेयर कर रही हूँ, कैसी जर्नी रही। वैसे मैं एक बार ये सारी स्टोरी बता चुकी हूँ अपने दूसरे चैनल वैष्णव कालिका धाम पर, लेकिन फिर से इस चैनल पर आप लोगों की डिमांड पर जो बच्चे नए जुड़े हैं, ताकि वो भी जान सके कि मैंने काली माँ को कैसे पाया। और हाँ, मैंने माँ को पाया है, बहुत नज़दीक से, बहुत करीब से माँ को पाया है। और प्लीज़ कमेंट मत करना कि दीदी आप रोते हुए वीडियो क्यों बनाती है, क्योंकि देखो मैं अभी बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मैं बिल्कुल नहीं रो रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ वीडियो बनाते हुए। लेकिन जब मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ, जब मैं अपनी जर्नी बताती हूँ, मुझे ऑटोमेटिक माँ की जो लीला रहती है वो याद आ जाती है कि माँ ने कैसे प्यार दिया, कितना माँ ने दुलार दिया, कैसे सब से दूर करके माँ ने अकेले में, एकांत में इतनी ममता दी कि अकेले बैठने के बाद भी कभी ऐसा लगा नहीं कि हम अकेले हैं। वो सब जब याद करती हूँ तो रोना स्वाभाविक है, आ जाता है। भक्त के लिए रोना ये नाटक नहीं है, ये भाव के आंसू हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मेरे ससुराल वालों ने मेरे पापा को फ़ोन करके बोल दिया था कि इसको लेके जाओ, ये पागल हो गई है, इसको अब इसका जो है आप अपने पास रखो, जब ये ठीक हो जाए तब इसको भेज देना। और मेरे एक मामा जी थे, जिन्होंने मेरी माँ को बोला था, मैंने बताया था कॉन्फ्रेंस में मेरी और मेरी बहन की कॉल पे बात जब हुई थी, तो उन्होंने सिर्फ मेरी आवाज़ को सुना, मेरे फ़ोटो को देखा और कहा कि अगर तुम अपनी बेटी को ज़िंदा देखना चाहते हो तो 15 दिन के अंदर इसको वापस बुला लो, वरना क्या होगा, या तो ये खुद मर जाएगी या इसको मार दिया जाएगा। क्योंकि कुछ परिस्थिति उस टाइम पे ऐसी चल रही थी। तो उन्होंने फ़ोन करके जब बोला कि 15 दिन है, बच्ची को बुला लो, क्योंकि वो उसकी मानसिक स्थिति अब ऐसी नहीं रही और उस पर कई तंत्र क्रियाएं करवाई गई। तो मेरी मम्मी ने बहुत ज़िद की कि उसको लेके आओ, मुझे मेरी लड़की वापस चाहिए, वापस लेके आओ, वापस ले। मम्मी ने जब ज़िद की तो पापा, और इतने में मेरे ससुराल से फ़ोन पहुंच गया कि इसको लेके जाओ, हम इससे बहुत परेशान है, ये ठीक ही नहीं हो रही है, ये वो पता नहीं क्या क्या, इस पर कोई दिक्कत है, कोई भूत है, क्या है, आप जाके इसका इलाज करो। तो मैं वापस आ गई थी। ठीक है, उसके बाद मैं वापस से ससुराल आई थी। आप लोगों को मैंने बताया था, आपको मेरी स्टोरी ऐसे बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, आपको मेरे बाकी के पार्ट देखने होंगे, मैंने काली माँ को कैसे पाया कि एक अलग प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप उसको देखिए, आपको मेरी स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और मैं विश्वास से कहती हूँ, अगर पूरी स्टोरी आप मेरी देखते हैं तो काली माँ से इतना प्यार करेंगे जितना मैं करती हूँ, और काली माँ आपको उतना प्यार करेगी जितना वो मुझसे करती है ना। तो मैं वापस ससुराल आई थी, वो नारियल लेके जो मुझे दिया गया था। उस नारियल के बाद भी स्थिति मेरी ठीक नहीं हुई थी, स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तंत्र क्रियाएँ मुझ पर कंटिन्यू की जा रही थी। और जिन्होंने मुझे वो नारियल दिया था, उन्होंने धोखे से मेरी शक्तियों का बंधन कर दिया था। शक्तियों का बंधन होने के बाद मैं एकदम, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे पापा वापस लेके आ गए थे अपने घर पे, और मैं कुछ टाइम तक तो अपने घर में नॉर्मल रही, और मेरा क्लियर एक ही कहना था कि मैं मेरी ससुराल वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं वहाँ गई तो मैं मर जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी उस घर में। क्योंकि मुझे
इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया जाने लगा था वहाँ पे, इतना ज़्यादा कि अगर बाहर कोई व्यक्ति आके बैठता है और मैं बाहर जाके बैठती हूँ तो बाहर वालों को मुझसे आके बोला जाता है कि यहाँ क्यों बैठे हो, अंदर जाके अपने कमरे में बैठो। और जब मैं अंदर कमरे में आती हूँ बाहर लोगों को बोला जाता है देखो सब बैठे हैं लेकिन ये अंदर बैठी है। मेरे कमरे से सब चीज़ें, जैसे टीवी होती है तो सेटअप बॉक्स निकाल के फेंक दिया गया बाहर, साउंड सिस्टम लगा था उसको बाहर निकाल दिया। मतलब मैं एक 4 दीवार के कमरे में बंद हो चुकी थी और मैं उस कमरे में बैठ के सिर्फ रोती थी, मैं रोती थी, बस रोती रहती थी। मैं अपने रूम से बाहर निकली, काम किया, सारा दिन काम करो और अंदर आके मैं उस कमरे में सिर्फ रोती थी। मेरी इतनी बुरी, मैं कभी इतनी कैद में रही नहीं। मैं स्पोर्ट्स में थी, मेरे पापा स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, मैं स्पोर्ट्स में रही हूँ और मैं टूर्नामेंट में जाती थी पापा के साथ में, और मैं कभी भी इस तरीके से कैद नहीं रही। और मैं वहाँ एकदम कैद हो गई और ऊपर से इतना मेंटली टॉर्चर, घर वालों से बात नहीं होना, तो मैं पागल सी हो गई थी। तो पापा का क्लियर 1 मिनट। तो जब मैं घर वापस आ गई थी तो मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि जब भी मुझसे कोई, जैसे आजकल समाज कैसा है लड़कियों को लेके, सबको मालूम है कि ये लड़की अपने ससुराल से परेशान होके वापस आई है, लेकिन एक लड़की का ससुराल छोड़ के मायके में रहना कितना, जो लड़कियां रह रही हैं ना अपना ससुराल छोड़ के मायके में, वो जानती हैं कि एक शादीशुदा लड़की जब मायके में रहती है तो समाज के कितने ताने सुनने को मिलते हैं। पूरा समाज जानता था, पूरा शहर जानता था कि हाँ मैं ससुराल छोड़ के आई हूँ, मैं परेशान थी तो मैं वापस आई हूँ, मैं अपने घर में रह रही हूँ और मेरा बाप मुझे खिला रहा है भाई। लेकिन फिर भी लोग आके, अरे कब आ गई, अरे कब जाएगी, अरे अभी तक बच्चे नहीं हुए। मुझे इतना मेंटली टॉर्चर और मेरी स्थिति इतनी ज़्यादा, मैं वापस आने के बाद मेरी डिप्रेशन की दवाइयाँ मैंने खाई बहुत सारी। तो मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि जब भी कोई मेरे सामने मेरे ससुराल वालों की बात करता था, मेरे जाने की वापस बात करता था, तो मैं पागलों की तरह चिल्लाती थी कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारा नहीं खा रही हूँ, मैं मेरे बाप का खा रही हूँ, तुम लोगों को क्या दिक्कत है भाई। मुझे बहुत, मैं एक छोटे शहर से हूँ, नरवर बहुत छोटा शहर है भाई, लाइट की वजह से कीड़े बहुत आ रहे हैं। तो लोग बहुत मुझे ऐसे टॉर्चर करने लगे थे, तो मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान। मेरे पापा ने क्लियर ऐसे बोल दिया था कि तुझे वहाँ वापस जाना पड़ेगा और अगर तू नहीं गई तो तू इस घर से निकल जा, तुझे जहाँ जाना है तू वहाँ जा, हमारा तुझसे कोई कनेक्शन नहीं है। और पापा ने पूरे घर में ऐसे क्लियर बोल दिया था कि जो भी इससे रिश्ता रखेगा उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, ना ही मैं उसका कोई खर्चा उठाऊंगा और ना मुझे कोई मतलब है। मैं क्लियर अभी मैं बता रही हूँ, शायद मेरे पापा भी ये स्टोरी देख रहे होंगे अब, लेकिन जो चीज़ सच है वो सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। उन्होंने क्लियर ऐसे बोल दिया था कि अगर ये नहीं गई तो मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं रहेगा, और इससे जो रिश्ता रखेगा, यानी मुझसे जो रिश्ता रखेगा, चाहे मेरे भाई बहन माँ, जो भी परिवार में लोग हैं, अगर वो लोग मुझसे रिश्ता रखेंगे तो मेरे पापा का उनसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा, पापा उनका कोई खर्चा भाड़ा नहीं उठाएंगे। क्लियर उन्होंने ऐसे बोल दिया था। तो मेरी मम्मी मेरे सपोर्ट में रही, मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं मैं मेरी लड़की की तरफ हूँ भाई, तुम लोगों को जो दिक्कत, सब उसने मना कर दिया कि वो नहीं जाएगी, और उसने क्लियर बोल दिया कि अगर वो गई तो वो वहाँ मर जाएगी, और अगर मैं मरूँ तो मेरी चिता पर रोने मत आना, मुझे मेरी शक्ल देखने मत आना। तो तुम लोगों को जिंदा लड़की पसंद है या मरी हुई लड़की पसंद है, मेरी मम्मी के ये शब्द थे। मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना, तो माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मेरी जो मेंटल स्थिति थी, मैं अकेले, मैं घर में किसी से बात नहीं करती थी ज़्यादा, मेरे घर वाले भी ऐसे, मेरे सामने आके कोई जाने की बात करता था मैं चिल्लाती थी, तो घर वालों ने ऐसा बोल दिया था कि ये पागल हो गई है, इससे बातचीत मत करो। तो मैं सच बताऊँ, मैंने अपने ससुराल से ज़्यादा परीक्षाएं मायके में दी हैं, बहुत ज़्यादा परीक्षाएं दी हैं। असली परीक्षाओं का दौर तो मायके से शुरू हुआ भाई, कि अब जब मुझे बोल दिया कि घर से निकल जाओ, एक बार बहुत ज़्यादा घर में झगड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा। और मेरी वजह से पापा ने कुछ ऐसी हरकत की, मम्मी को बहुत ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ, हाँ मम्मी पे हाथ उठाने की कोशिश की मेरी वजह से। और उस टाइम मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं डॉक्टर से दवाई लेके आई थी, मुझे चक्कर आ रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा 103 डिग्री बुखार था, और तो मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं डॉक्टर से दवाई लेके आई और मैं मेरे कमरे में, आगे वाले कमरे में लेटी हुई थी। तो मुझे बाहर से कुछ शोर शराबे की आवाज़ आई, तो जब मैं बाहर जाके देखा तो पापा ने सारी चीज़ें फेंक रखी थी बाहर गुस्से में आके, और झगड़ा हो रहा था मेरी वजह से। तो जब मैंने आके रोकने की कोशिश की तो मुझसे तो कुछ नहीं, खैर
मम्मी पे उन्होंने हाथ उठाने की कोशिश की तो मैंने हाथ अड़ाया था बीच में। तो पापा मेरे हाथ में एक कड़ा पहनते हैं बहुत मोटा, वो मुझे यहाँ आके लगा जहाँ से मुझे खून निकल आया था। और जब वो चिल्ला चोट जब उस टाइम हो रही थी तो एक तो मैं वैसे ही बहुत डिप्रेशन में थी, और मैं जाके शिवपुरी से अपनी दवाइयाँ डिप्रेशन की ले रही थी। उस टाइम पे मुझे वॉमिट हो गई, चिल्लाते चिल्लाते मुझे उल्टी हो गई। और मुझे जब उल्टी हुई तो मेरे पूरे कपड़े ऐसे उल्टी में हो गए थे। फिर भी उन लोगों को ये नहीं लगा कि इसकी तबीयत खराब हो रही है तो उसको हम कुछ ना बोलें। मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा तू मत बोल, तू अंदर जाके बैठ, तू दवाई लेके आई, तेरी तबीयत खराब है, तू अंदर जाके बैठ। मैंने कहा नहीं। वो रात बहुत भयानक थी और दिमाग में एक चीज़ आ रही थी कि इससे अच्छा मैं वापस चली जाती हूँ। मेरी वजह से इतने झगड़े हो रहे हैं, मैं वापस चली जाती हूँ। पापा ने क्लियर बोल दिया था कि मैं अब इस लड़के की शक्ल नहीं देखना चाहता अपने घर में। इसको बोलो या तो ये मर जाए या इसको बोलो ये घर छोड़ के चली जाए। इसकी वजह से हमारी बहुत बदनामी हो रही है, समाज में लोग उंगली उठा रहे हैं क्योंकि ये ससुराल से मायके आके बैठ गई है। तो उस रात मैं बहुत रोई। और उस टाइम पे मेरी छोटी वाली जो बहन थी वो शिवपुरी में रह के MPPSC की प्रिपरेशन कर रही थी। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मेरी मम्मी अलग कमरे में रो रही थी और मैं अपने कमरे में अलग रात भर रोती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अब नहीं रहूंगी इस घर में, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। मैंने क्लियर सोच लिया था मैं अब नहीं रहूंगी। मैं सुबह उठी, अगर मैं मम्मी को ये बोलती हूँ कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ तो फिर मम्मी मुझे जाने नहीं देगी। मैंने झूठ बोला। मैंने बोला मम्मी मैं मेरी फ्रेंड के घर जा रही हूँ, मेरा दिमाग मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, दिमाग खराब है, तो मैं होके आती हूँ। सुबह के 7 साढ़े 7 बजे मैं निकल दी। मेरे पास शायद फ़ोन था तो मैंने तोड़ दिया था, कुछ भी नहीं था मेरे पास उस टाइम। मैं झूठ बोल के निकल गई वहाँ से। मैं बैठी रो रही हूँ, अकेली हूँ और लोग मेरी शक्ल देख रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं जाऊँ कहाँ, मैं बहुत आगे निकल गई। अब मैं 7 बजे की निकली, मेरे पास फ़ोन नहीं है, कुछ नहीं है। घर में 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, मैं घर वापस नहीं आई। मुझे लगा शायद घर वाले ढूंढ रहे होंगे, कहीं परेशान ना मम्मी को कुछ हो ना जाए। तो मुझे मेरी बहन का नंबर याद था। मैंने किसी एक व्यक्ति से फ़ोन लिया और अपनी बहन को फ़ोन लगा के बोला कि मैं घर छोड़ के आ गई हूँ और मैं मरने जा रही हूँ। एक गुना के आगे तक निकल आई थी मैं। वहाँ एक बहुत बड़ी नदी थी, मैं वहाँ किनारे पर बैठी हुई थी और मेरा मन था कि उसमें जाकर कूद जाऊँ। और मेरा ये था कि जब तक अंधेरा होगा उसके बाद मैं कूदूंगी इसके अंदर, क्योंकि लोग बहुत थे और डर लग रहा था। मरने की हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी, ऐसा लग रहा था कोई रोक रहा है। फिर जितना टाइम में बैठी रही लोग मुझे बहुत गलत तरीके से देख रहे थे। गलत तरीके से मतलब कि एक अकेली लड़की बैठी है, रो रही है, क्यों बैठी है, मतलब उस तरीके से गलत नहीं, इस नज़रिए से कि क्यों बैठी है ये यहाँ पे अकेली लड़की, कोई नहीं है इसके साथ में और देख के लग रहा है कि परेशान है किसी चीज़ को लेके। तो मैंने किसी एक पर्सन का फ़ोन लिया, मैंने मेरी बहन को फ़ोन लगाया, मैंने बोला मैं मरने आ गई हूँ और पापा को बोल देना कि अब खुशी मनाए, अभी मैं उनके घर से चली गई हूँ। रूपाली ने जैसे ही ये सुना, रूपाली मुझे बोली, मेरी बहन मुझे बोली कि तू जहाँ भी है तू वापस आ जा, मम्मी बहुत रो रही है, मम्मी बहुत परेशान है, घर वाले तुझे सब जगह ढूंढ रहे हैं। और पापा भी घर छोड़ के चले गए गुस्से में आके, क्योंकि सब लोगों ने पापा को बोलना स्टार्ट कर दिया कि तुम्हारी वजह से गई है, अगर उसको कुछ भी हुआ तो सोच लेना ये वो। तो मेरे नाना नानी, मामा जी और सब तक ये बात पहुंची कि मैं घर छोड़ के चली गई हूँ और शायद मरने गई हूँ। तो जब रूपाली ने घर में ये बात बताई कि वो घर छोड़ के चली गई है, मरने की बात कर रही है, बोली मैं मर जाऊंगी, लौट के नहीं आऊंगी,
तो मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर दिया, बहुत रोई मम्मी। तो रूपाली बार बार उसी व्यक्ति पर फ़ोन लगा दी। वो व्यक्ति बार बार, उसको भी शक हो रहा है कि नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो मुझे फ़ोन लेके बोला कि क्या बात है, आप क्यों ऐसे बैठी हो, क्या चक्कर है, मैं पुलिस को कॉल करूँगा, ये वो। मैंने रूपाली मतलब मेरी बहन जो थी, उसने उस नंबर पर कॉल करके बोला कि इसको देखते रहना, ये थोड़ी परेशान होकर घर से आई है। उस व्यक्ति ने पुलिस को कॉल कर दिया। अभी सुनो क्या चल रहा है मेरे संग। उस व्यक्ति ने पुलिस को कॉल कर दिया, वहाँ पुलिस आई। उससे पहले मैं जा चुकी थी उस जगह से। मैं गुनाह के ही किसी पुलिस थाने में चली गई थी कि मैं या तो अपने लिए कुछ एक्शन लूँगी या मैं मरूंगी, या दो में से एक चीज़ होंगी। पुलिस स्टेशन गई, उसकी दहलीज पर जैसे ही कदम रखा मेरे हाथ पांव कांपने लगे, क्योंकि मैंने कभी पुलिस कोर्ट कचहरी ऐसे कभी नहीं देखा था। तो मैं बहुत डर गई, मैं वापस आ गई। मैंने रूपाली को फिर कॉल किया। रूपाली ने मुझे मम्मी की कसम दी कि तुझे मम्मी की कसम है। उस टाइम पे ईशू था, और ईशू हम सबके घर की जान। रूपाली ने मुझे उसकी कसम दी कि तुझे ईशू की कसम है, वो मर जाएगा, तू वापस लौट गया, तू जहाँ भी है। मैं शिवपुरी में हूँ तो शिवपुरी आ जा, हम नरवर में नहीं रहेंगे, तो शिवपुरी में रह जाएंगे हम लोग, तो शिवपुरी आ जा। पता नहीं क्या मेरी बुद्धि ऐसी फिर गई कि मैं वापस वहाँ से शिवपुरी आ गई। मेरे नाना जी ने रूपाली को, मम्मी रूपाली मतलब घर में सबको पता चल गया था कि मेरी रूपाली से बात हो रही है। तो घर वालों ने रूपाली को फोर्स किया कि तू कैसे भी करके उसको बुला ले। और नाना नानी बोले कि हमारे पास आके रह लो। और आजकल कोई किसी को नहीं रखता है। नाना नानी की बात अलग है, उनके भी बहू बेटे हैं, वो कोई किसी को नहीं रखता भाई, सब कहने की बात है। तो मैं वापस आ गई थी शिवपुरी। रूपाली रात में रूपाली की फ्रेंड के घर रुकी, क्योंकि रूपाली जिस घर में रहती थी वो पापा के मिलने वाले लोगों का था। अभी तो हमारा खुद का घर है शिवपुरी में। तो रूपाली वहाँ रेंट पर रहती थी। तो मैं बोल दिया कि मैं उस घर में नहीं आऊँगी, क्योंकि उस घर में पापा रहते हैं उसके साथ में। मैंने मना कर दिया था कि मैं उस घर में रहने नहीं आऊँगी। देखो काली माँ कितनी परीक्षा ले रही है एक अकेली लड़की की। अब मैंने मना कर दिया कि मैं वहाँ नहीं रहूँगी। तो मैं रूपाली की फ्रेंड के घर रात भर रुकी, और मैं रूपाली, मुझे वापस रूपाली, मैंने नरवर मम्मी ने मुझे बुलाया कि तू वापस आ। मैंने बोला मैं उस घर में कदम भी नहीं रखूँगी, मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। मेरी मौसी थी ईशू की माँ, उन्होंने बोला कि यहाँ आ जा। तो मैं वहाँ गई, और मैं वहाँ से मिल के मैंने 2-4 दिन मैं नरवर में रुकी थी। और फिर पापा की वही नाटक वापस से चालू कि ये यहाँ नहीं रहेगी, ये यहाँ नहीं रहेगी, ये वो फलान दिखान, हमारी बेइज्जती हो रही है। और रूपाली ने मेरा सपोर्ट किया था, तो उसको पापा ने उसकी पढ़ाई भी ऐसे बंद करवा दी थी। बोले अगर ये इसका सपोर्ट देगी तो मैं तुझे नहीं पढ़ाऊँगा। रूपाली अपना सारा सामान बांध के शिवपुरी से नरवर वापस आ गई थी, क्योंकि पापा ने क्लियर मना कर दिया था। हम दोनों बहनों की परीक्षा इतनी हुई है कि पूछो मत। आज हम अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। हम ये नहीं बोलते कि हमें किसी ने सपोर्ट किया, हमें लोगों ने गिराने की कोशिश की, और सपोर्ट सिर्फ हमें हमारे ईष्ट ने किया, माँ काली ने किया। अब उस लड़की को भी घर में बैठा दिया। अब मैं और ज़्यादा परेशान, अब मैं इतनी ज़्यादा परेशान कि तू खुद तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी, और अब तेरी वजह से तेरी बहन की पढ़ाई छूट गई। पापा ने मना कर दिया था कि वो नहीं पढ़ाएंगे। मैंने मेरी बहन को बोला कि हम शिवपुरी चलते हैं, मैं जॉब करूँगी, मैं तुझे पढ़ाऊँगी। पढ़ी लिखी थी मैं, ऐसा नहीं कि मैं अनपढ़ हूँ। मैंने कहा मैं तुझे पढ़ाऊँगी, तू शिवपुरी चल मेरे साथ में। हम दोनों बहनों ने डिसाइड की। मम्मी ने बोला कि हाँ। रूपाली ने इतनी मेहनत की, वो ऑनलाइन क्विज जब करती थी ऑल इंडिया फर्स्ट नंबर पे आती थी रैंक में। सारी अकेडमियों को उसको फ्री पढ़ाने के लिए तैयार थे। वो इतनी इंटेलिजेंट लड़की थी, और मेरी वजह से उसकी पढ़ाई रोक दी। मैंने बोला नहीं, हम शिवपुरी में चल के रहेंगे, तू चल। पापा को जब पता चला कि हम शिवपुरी जा रहे हैं रहने के लिए, तो सीधी सी बात है, हम जिस घर में रूपाली रहती थी, हमारा डिसाइड ये था कि मैं रेंट दूंगी, हम उसी घर में रहेंगे। लेकिन जो घर के मालिक थे, पापा की कांटेक्ट में थी वो आंटी, पापा ने उनको मना कर दिया कि लड़कियों को रूम मत देना रहने के लिए। तो पहले से जो वहाँ सामान रखा हुआ था मेरी बहन का, वो आंटी हमको बोलती है 1 घंटे के अंदर कमरा खाली करो, तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे। सीधी सी बात है, जब हमारा बाप बोलेगा तो कोई क्यों हमको रूम देगा। अब हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है, 1 घंटे में
हमने उनको बोला आप 1 दिन का टाइम दो, हम खाली कर देंगे। जैसे तैसे करके हमने उनसे 1 दिन का टाइम मांगा। उस 1 दिन के टाइम में हम पूरे शिवपुरी में चक्कर लगा रहे हैं कि हमको कहीं से एक रूम मिल जाए। मेरी मम्मी के ज़्यादा कांटेक्ट नहीं है, फिर भी एक आंटी थी, मम्मी ने बोला कि जाके उनको कांटेक्ट करो, वो शायद तुमको हेल्प करते हैं रूम दिलवाने में। हम किसी को नहीं जानते थे शिवपुरी में भाई हम, और अकेली लड़कियों को कौन, जिसका बाप सब जगह फ़ोन करके ये बोल दे कि रूम मत देना, उसको कोई मकान मालिक रूम क्यों देगा? क्योंकि सबको ये लगेगा ना कि हाँ इनकी बेटियों में कुछ कमी है, जब भी इनका बाप मना कर रहा है। लेकिन हमारे घर की स्थिति हमको मालूम है ना कि भाई क्या प्रॉब्लम चल रही है। फिर होता ये है कि जहाँ हम रूम लेने जाते थे वो हमको मना कर देते। पापा को, क्योंकि हम जिस जगह रूम लेने गए हैं पापा को सब जानते थे। वो फ़ोन लगा के पापा को बोलते थे कि आपकी बेटियाँ रूम लेने के लिए आई हैं। पापा उनको मना करते थे कि रूम मत देना। फाइनली जैसे तैसे करके एक आंटी मिली, और कृष्ण भगवान की बहुत भक्त है वो, और ब्राह्मणी थी। वो फाइनली हमको रूम देने के लिए मानी। हमने अपना रूम खाली किया। विश्वास नहीं करेंगे, एक बूंद पानी को भी हम तरस गए थे जब हमारी ये कंडीशन चल रही थी। इतनी गर्मी, मई की गर्मी, मई जून की गर्मी, घर में एक बूंद पानी नहीं था पीने के लिए। वे और मेरी बहन पूरे शहर में भटक रहे कि हमें एक कमरा मिल जाए रहने के लिए, और सुनो पैसे नहीं है हमारे पास। हाँ, पहले हम कमरा देखेंगे, फिर मैं जॉब ढूंढूंगी, फिर पैसे आएंगे, फिर हम रेंट भरेंगे। एक बूंद पानी को भी तरसा दिया। तो एक आंटी आई हुई थी घर पे, जिनसे हम रूम की बात कर रहे थे। तो हमारे पास पानी नहीं था। अब हमें मालूम था कि गर्मी में पानी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई आएगा घर में तो पानी तो पिएगा ना इतनी गर्मी में। एक कॉल आ गया था बीच में जिससे वीडियो कट हो गया था। हमने क्या करा, प्लास्टिक की बोतल पड़ी थी खाली पानी की, उन पानी की 3-4 बोतलों को हमने पर्स में रखा, और एक मंदिर में गए जहाँ पानी की टंकी बनी हुई थी, वहाँ से हमने पानी भरा, और पानी भर के उसको मटके में डाला। और हम दोनों बहनों को प्यास लगी थी, लेकिन हम पानी नहीं पी रहे हैं उसमें से, क्योंकि जहाँ टंकी थी बनी हुई थी मंदिर में पानी की, वहाँ से हम 3-4 बोतल भर के लाए थे, वहीं हम लोगों ने पानी पी लिया था। फिर वहाँ से हम वापस जब घर आए पैदल पैदल, लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता था, तो 1 किलोमीटर चलते चलते हमें वापस से प्यास लगी। तो हम दोनों बहनों ने पानी नहीं पिया। हम एक दूसरे की शक्ल, और हम इस सिचुएशन को हंस हंस के फनी मोड में लेके जा रहे हैं। हम पानी, यानी पानी पीने को नहीं है, और हम हंस रहे हैं कि कोई बात नहीं। तो मैं और मेरी बहन एक दूसरे की शक्ल देख रही कि हमको प्यास लगी है। तो हमने 1 गिलास पानी लिया, और आधा उसने पिया, आधा मैंने पिया, क्योंकि होंठ चिपकने लगे थे प्यास से। और हमने बाकी पानी मटके में रख दिया कि भाई वो आएंगी, हम उनको पानी पिला देंगे, कुछ मीठा बना देंगे। इतनी कंडीशन कि हम एक बूंद पानी को भी तरस गए थे। बहुत परेशानी लेती है वह, बहुत परेशानी लेती है। फाइनली हमको रूम मिल गया था रहने के लिए, और फिर मैंने जॉब ढूंढी थी। इसके आगे की स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। सभी को जय माता दी, जय मां काली। आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि मैंने काली माँ को कैसे पाया, कितनी परीक्षाएं थी, कैसे माँ ने सबसे बैर करवा दिया था, और आखिर में आके उसने मुझे अपनाया, मेरी कितनी कड़क परीक्षाएं लेने के बाद में। और आप छोटी छोटी बातों को देख के बोलते हो कि माँ परीक्षा ले रही है, परीक्षा ले रही है। एक अकेली लड़की की क्या कंडीशन माँ ने छोटी सी उम्र में कर दी थी, और आज जब इतना कुछ माँ दे रही है तो लोगों को लगता है आह इतना मिल रहा है, अरे क्या छोड़ा है हमने, ज़रा वो भी तो देखो। लाइक ज़रूर करिएगा। आगे इसकी स्टोरी कल की वीडियो में बताऊंगी। जय माता दी।